साथियों नमस्कार, मैं वीरेंद्र और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब मंच बोलो साथी। लोकसभा के चुनाव की अगली कड़ी में हम पहुंचे हैं आज 24 आंवला लोकसभा में, और यहां पर गठबंधन प्रत्याशी नीरज मौर्य जी हैं। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि वो किन किन मुद्दों पर आंवला लोकसभा में चुनाव लड़ रहे हैं, क्या ऐसे मुद्दे हैं कि वो जनता के बीच में जब जा रहे हैं और जनता को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए रिझा रहे हैं। सर, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। सबसे पहली बात कि आप आंवला लोकसभा में आए, तो आपने ऐसी क्या कमियां देखी लोकसभा के अंदर कि आप चुनाव जीतने के बाद आप उसको पूरा करेंगे? चारों तरफ मैं देख रहा हूँ जनता बहुत दुखी है, बहुत परेशान है, और इतना परेशान है कि लोग इंतजार कर रहे हैं। अभी मैं पिछले गांव में था तो वो कह रहे हैं कि मैं इंतजार कर रहा हूँ कि चुनाव आए और इनसे मुझे निजात मिले, क्योंकि यहाँ पे विकास के नाम पे कुछ भी नहीं हुआ। गांव बहुत पिछड़े हैं, सड़कें बहुत खराब हैं, और सबसे ज्यादा दुखी हमारा अन्नदाता किसान है, जो रात रात भर सर्द रातों में अपनी फसल को रखा रहा है। और मैं गाय माता को देख के भी दुखी होता हूँ कि वो भी छटपटा रही है, कट रही है, मर रही है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि जनता बदलाव चाह रही है। सर, वो तो कहते हैं कि हमने गौशाला बनवाई है और अच्छा फंड भी जारी किया है। आप पूरे दिन से क्षेत्र में हैं जी, अगर कहीं गौशाला आपको नजर आई हो तो बताइए। धरातल पे तो वो दिखती नहीं है। सब कागजों पे बना लिया उन्होंने, कागज पे गौशाला बना ली, कागज पे गौपालक रख लिए, और वो पैसा सारा डकार गए। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया उन्होंने, गौशाला के नाम पे, गौपालक के नाम पे। कहीं कोई जमीन पे काम नहीं हुआ, ये हम देख रहे हैं यहाँ। आंवला लोकसभा में जिस तरीके से हम देखते हैं कि सड़कों की बहुत बुरी हालत है जी। लगातार हम आपके साथ सुबह से हैं, आप लगातार पैदल चल रहे थे। मैंने देखा कि बहुत नालियां भी ठीक तरीके से नहीं बनी हुई हैं, सड़कें भी नहीं है। यहाँ तक कि इस जमाने में जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हमने गांव-गांव हर गलियों में सड़क पहुंचा दी है, लेकिन आज भी खड़ंजा पे लोग चल रहे हैं। ऐसा है, हवाई बातें करने वाले लोग हैं। और आप याद करिए 2013 में काले धन से बात शुरू हुई थी जी। आज काले धन पे कोई चर्चा नहीं होती। 2 बार से सरकार है इनकी, काला धन वापस लाने की बात आई थी, आज काले धन पे बात क्यों नहीं होती? इसी तरह से ये मंच के माध्यम से लंबी लंबी बातें करते हैं, धरातल पे शून्य है, धरातल पे कुछ भी नहीं है, और जनता इस बात समझ गई है। वो तो कहते हैं हमने माफियाओं को जो है ठिकाने लगा दिया, और जो माफिया जो है घोटाला करते थे उनको जेलों में डाल दिया, उनका एनकाउंटर करवा दिया। देखिए, एनकाउंटर सरकार नहीं करती है, ये प्रशासन का काम है, और जो गलत करेगा वो गलत भरेगा। जहां तक रही बात कि उन्होंने ये कहा कि हमने घोटालेबाजों को अंदर कर दिया, तो सबसे बड़ी घोटालेबाज तो हमको भाजपा ही लग रही है। इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे जो इतना बड़ा पैसा वसूला गया है, अगर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आप उसकी सूची जारी करिए, तो क्यों नहीं दे रहे हैं आप सूची? 3 महीने बाद जारी करने वाले थे। इसका मतलब कि वो भ्रष्टाचार है, वो भ्रष्टाचार है, इसलिए आप नाम जारी नहीं कर रहे हैं। जिनसे चंदा लिया गया उनको बैकडोर से सहायता पहुंचाई गई। एक तरफ प्रधानमंत्री जब इंटरव्यू देते हैं और उसमें कहते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड का जो सिस्टम था वो हमने एक पारदर्शिता के साथ लागू किया, और वो जो मीडिया उनका इंटरव्यू ले रही होती है वो भी कहीं ना कहीं इस तरीके से सवाल नहीं पूछती कि इलेक्टोरल बॉन्ड का जो सबसे ज्यादा चंदा आया वो भारतीय जनता पार्टी को मिला। और विपक्षी पार्टियों पे जिस तरीके से नरेंद्र मोदी आरोप लगाते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड की हमने पारदर्शिता को जो है सामने रखा। पारदर्शिता तो तब होती जब चंदा वाले का नाम खोल देते, और चंदा जो है कहीं 500 करोड़ का चंदा होता है क्या? अगर कोई व्यक्ति किसी सरकारी व्यक्ति को, सत्ता वाले व्यक्ति को 1000 करोड़ 500 करोड़ दे रहा है, इसका मतलब वो कहीं न कहीं लाभ ले रहा है जी। और उसका नाम आप पारदर्शिता है तो खोलिए और बताइए कि इन्होंने 1000 करोड़ क्यों दिए आपको। तो वो सब हवाई बातें हैं। ये लोग चुनाव के समय इंटरव्यू करते हैं और उसके अलावा कभी मीडिया से बात नहीं करते। आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं करते। तो ये सब बातें बड़ी बड़ी बातें हैं,
जनता समझ गई सर, है। औला लोकसभा में हम सबसे ज्यादा जो है शिक्षा की कमी देखते हैं कि आज भी कोई गरीब परिवार से बच्चा शिक्षा अच्छी ग्रहण नहीं कर सकता, उसको अच्छी शिक्षा मुहैया नहीं हो सकती, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज अगर उपलब्ध नहीं होंगे तो गरीब घर का बच्चा कैसे शिक्षा ग्रहण करे। इसके लिए आप करेंगे कॉलेज, मैं मुद्दा पूर्व उठाएंगे में संसद में। जलालाबाद से विधायक रहा हूँ जी, मैंने वहाँ शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम किया। मैंने वहाँ अपने कार्यकाल में एक ITI सरकार से लेके आए, पॉलिटेक्निक लेके आए जी, और वहाँ पे हमने महाविद्यालय भी खुलवाया। इसके अलावा गांव-गांव में स्कूल भी बनवाए। यहाँ पर भी जनता मौका देगी तो शिक्षा के क्षेत्र में जरूर काम करूंगा। और यहाँ पे जो मैंने महसूस किया, यहाँ से जो सांसद महोदय हैं, उन्होंने टिकट लेने के पहले एक आवेदन अपनी पार्टी को दिया था कि साहब मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं, इसलिए मेरे परिवार में बेटा बेटी जिस किसी का टिकट चाह रहे थे। जी, भाजपा ने उन्हीं बीमार सांसद जी को फिर उतार दिया। अब वो सांसद जी जब स्वयं बीमार हैं तो वो जनता की सेवा क्या करेंगे? वो तो कहते हैं सर, मैंने बहुत सारे लोगों से बात की तो पता लगा कि वो धर्मेंद्र कश्यप के नाम पर वोट नहीं मांगे जा रहे हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट मांगे जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मांग करके एक तरीके से जनता को गुमराह करना है या फिर क्या है? दोनों की पोल खुल गई है और जनता समझ गई है। जनता इस बार दोनों से हिसाब चुकता कर लेगी, ऐसा मुझको भरोसा है। सर, अस्पताल जैसा कि आप देखते हैं कि औला लोकसभा में अस्पतालों की बहुत बड़ी कमी है, इसके लिए आप क्या प्रयास करेंगे? बिल्कुल प्रयास करेंगे। जनता मौका देगी तो सारी चीजों पे जो मूलभूत सुविधाएं हैं सबसे पहले उन पे ही काम करेंगे। अगर शिक्षा नहीं होगी, स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं होगी, सड़क नहीं होगी, पानी नहीं होगा, बिजली नहीं होगी तो फिर कैसे चलेगा? आज हम लोग, आप हमारे साथ थे, एक गांव में हम लोग गए थे, वहाँ महिलाएं कह रही थी कि यहाँ पे 15-15 दिन लाइट नहीं आती, बिजली नहीं आती। 15-15 दिन छत पे बैठी, हाँ 15-15 दिन बिजली नहीं आती है। तो अभी तो मूलभूत सुविधाओं की ही आवश्यकता है आंवला को। और आंवला को जो सांसद मिला उसने कोई काम नहीं किया, केवल अपना दिल्ली में बैठे मस्ती करते रहे। आप सर मौर्य समाज से आते हैं और केशव प्रसाद मौर्य जो कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, वो लगातार यहाँ पर आ रहे हैं, लोकसभा में आ रहे हैं और जनसभाएं कर रहे हैं। क्या वो सत्ता में बैठे हुए हैं, उनका प्रशासन है, उनका सब कुछ उनका है, तो उस मौर्य वोट जो अब तक बीजेपी का था, या ऐसा लोग मानते थे, फिलहाल था नहीं, जैसा कि हम धरातल पर देखते हैं। क्योंकि पिछड़े समाज के लिए भारतीय जनता पार्टी ने, जैसा कि मुझे पता है कि योगी सरकार ने 10% से नीचे आरक्षण कर दिया है। 27% आरक्षण मिलना चाहिए ओबीसी समाज के लिए, लेकिन वो नहीं मिल पाया। इसको मौर्य समाज नहीं देख रहा था, या फिर आप उसको किस रूप से उसको बता पा रहे हैं कि नहीं, कि आपके जो हक हैं, जो अधिकार हैं, वो आपके छीन लिए गए और आपके बच्चों की शिक्षा खत्म कर दी जा रही है, आपके बच्चों की जो नौकरियां हैं वो खत्म कर दी जा रही हैं। तो ये आप जनता के बीच में जाकर के बता रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल, जनता सब समझ रही है। और मौर्य समाज हो या सर्व समाज के लोग हो, उन सब का मुझे समर्थन मिल रहा है। केशव प्रसाद मौर्य से कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला? कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, कोई प्रभाव। उनका प्रभाव तो वहां नहीं पड़ा जहाँ के वो रहने वाले हैं, जहाँ चुनाव लड़े थे, हार गए थे। देखा, जनता ने हरा दिया। तो जब वो अपने यहाँ प्रभाव नहीं पड़ा तो यहाँ क्या पड़ेगा? क्योंकि ऐसा है, वो भी मुखौटा है, अधिकार नहीं है, किसी की मदद नहीं कर पाते, किसी का काम नहीं कर पाते। मैंने देखा जब 69,000 शिक्षक भर्ती वाला जब मामला था, मैं वहाँ कवर करने गया था, तो इन्होंने उनके पक्ष में कोई भी मुद्दा भी नहीं उठाया था। और नहीं, वो स्वयं भी कहते हैं कि मुझे तो बीजेपी ने एक कुर्सी दी है, जनता के लिए मैं काम करने के लिए थोड़ी बैठा हूं। मतलब कहने का साफ मतलब है कि मौर्य समाज इस आज के दिन में डाइवर्ट नहीं हो रहा है। 100% समाजवादी पार्टी के साथ है, नीरज मौर्य के साथ है। मैं एक दो सवाल और करूंगा, वो ये है कि जैसा कि लोगों से पता लगता है और लोग कहते भी हैं कि प्रत्याशी जब जीत जाता है, जब सांसद बन जाते हैं, तब आज प्रत्याशी जीतने से पहले वो घर घर जाते हैं और जीतने के बाद वो क्षेत्र में नहीं आते हैं। इस पे आपका? मेरा आप रिकॉर्ड देख लो जी, मैं लगातार 10 साल वहाँ एमएलए रहा हूँ जी, और इस बार जो भी समीकरण बने उन समीकरणों में मैं जो भी रिजल्ट आया, लेकिन जनता से मेरा कोई भी कट ऑफ नहीं हुआ। और आप मेरे बारे में वहाँ जानकारी कर लीजिए, हम लोग काम करने वाले लोग हैं, जनता के बीच में रहने वाले लोग हैं और
जमीन पे रहने वाले लोग हैं, जुड़े हुए लोग हैं, इसलिए औरों में से मेरी तुलना ना करिए, बल्कि हम यहाँ काम करके दिखाएंगे, जनता के बीच में रह के दिखाएंगे, ये भरोसा दिलाते हैं। आंवला लोकसभा की जनता को ये भरोसा होना चाहिए कि वो आपके बीच में रहेंगे। बिल्कुल। और आंवला से जलालाबाद का बहुत कनेक्शन है जी, तो लोग मेरे बारे में वहाँ जानकारी भी कर लेते हैं जी, और इसीलिए यहाँ पे मुझको जन समर्थन मिल रहा है, क्योंकि हमने वहाँ काम किया है। मैं एक दो सवाल और हैं, वो ये हैं कि सबसे बड़ी जो बात होती है वो होती है कि धर्म पे व्यक्ति जो है कट जा रहा है। वो राम मंदिर का मुद्दा जो था वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वो आज भी कुछ लोगों के बीच में हावी है, लेकिन धरातल पर अगर देखते हैं उन्होंने बसें लगवाई अयोध्या जाने के लिए लोगों के लिए, क्या वो जो राम मंदिर का मुद्दा है वो लोगों में आस्था का विषय बना हुआ है, या फिर राम मंदिर के नाम पर लोग वोट देंगे बीजेपी को या नहीं देंगे, कि वो अपनी शिक्षा को, रोजगार को वोट देंगे या अपनी कहा जाए हक हुकूक के लिए वोट करेंगे? इस पे क्या कहें? राम हमारे देश के आराध्य हैं जी, राम सबके हैं जी, और राम हमारे हृदय में वास करते हैं। राम ना तो राजनीति का विषय है, ना वोट का विषय है। जी, ये बीजेपी बेवजह का उनको घसीट के मर्यादा पुरुषोत्तम राम को जो उनका मान सम्मान है उसको वो घटा- बीजेपी घटाती है, जबकि जनता उनका आदर करती है। और जहां तक मंदिर की बात है, मंदिर में हम भी जाते हैं, सब लोग जाते हैं, उससे वोट से कोई फर्क थोड़ी पड़ने वाला है। कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेता और बड़े नेता, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री के कहा जाए तो उनके एक एडवाइजर वो संविधान बदलने की बात करते हैं, और यहाँ तक कि मेरठ से चुनाव लड़ रहे राम गोविल भी संविधान बदलने की बात करते हैं। अयोध्या से चुनाव लड़ रहे हैं लल्लू सिंह सांसद, वो भी जो है संविधान बदलने की बात करते हैं। लगातार बीजेपी की बहुत सारे नेताओं से संविधान बदलने की बात की जा रही है, और प्रधानमंत्री एक तरफ कहते हैं कि बाबा साहेब भी आ जाएं तो संविधान नहीं बदल सकते, और वो एक भाषण में ये भी कहते हैं कि संविधान नहीं बदला जाएगा। तो इन दोनों के बीच में जो गैप है, एक तरफ कहा जा रहा है कि संविधान बदला जाएगा, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि नहीं बदला जाएगा, इसको आप किस रूप में देखते हैं? अगर प्रधानमंत्री जी सत्य बोल रहे हैं तो जो लोग उनकी पार्टी में ऐसी बात करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, उनको पार्टी से बाहर कर देना चाहिए। इसका मतलब ये छुपा एजेंडा है, ये छुपा एजेंडा है कि इस पे माहौल बनाओ, और जब देखते हैं कि उसका नुकसान हो रहा है तो प्रधानमंत्री बोल देते हैं। दलित और पिछड़े जो समाज है पूरा, SC ST OBC एंड माइनॉरिटी, कहा जाए तो पूरा संविधान पे निर्भर है। अगर संविधान नहीं हो तो हम लोग आज इस कार में भी नहीं घूम पाएंगे, कहीं बैठ नहीं पाएंगे, कहीं अपने अधिकारों की बात भी नहीं कर पाएंगे। वो समझ गया है, लेकिन जवाब तो वोट से देगा ना। बिल्कुल। और इस बार जो मतदान हो रहा है जी, वो दलित भाई, जागरूक साथी सब संविधान बचाने के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर इंडिया गठबंधन को जिता रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि लगातार बिल्कुल सरकार बदलेगी। भाजपा सरकार में आने वाली नहीं है इस बार, कतई नहीं आने वाली लोग है। ऊब चुके हैं, बिल्कुल ऊब गए भाई, कोई काम तो करते नहीं, काम करते नहीं, भाषणबाजी करते हैं, काम करते नहीं। इसलिए आपने देखा होगा कि जो नेशनल मीडिया, जिसको लोग गोदी मीडिया कहते हैं जी, थोड़ा उसके भी सुर बदलने लगे हैं धीरे धीरे। हाँ, धीरे धीरे राहुल गांधी या गठबंधन अगर आप की तरफ देख रहे हो बात तो कर रहे हैं। इसलिए वो भी भाप रही है कि अब ये विदाई का बदल समय। रहा है। हाँ, हमने बात की और जाना सब कुछ, जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं उन पे भी बात की, और लोकसभा के जो मुद्दे हैं उन पे भी बात की। सर बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।